गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। अब बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास 12th की जो एग्ज़ाम हो रही है उसका मॉडल सेट की तैयारी मैं सारे विषय का करवाऊंगा। तो पिछला दो वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, हिस्ट्री का सेट 1 और सेट 2। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का कौन सा सेट 3 देख लेते हैं। ठीक है, सेट 3 में किस तरह का प्रश्न आता है, उसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक करके जो है सो पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ लेना है, जो मैंने पहले ही बता रखा है। डायरेक्ट चलते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पर। ठीक है, और हमारा पहला प्रश्न का शुरुआत होता है, ठीक है, हड़प्पा से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। सवाल है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, व्हीलर या फिर R.S. बिष्ट ने? तो आप लोग को भाई दो नाम तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, राखल दास और दयाराम, लेकिन इन दोनों में से हड़प्पा की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कहता है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? 4 का, 8 का, 2 का या 16 का? तो इसका सही जवाब होगा 2 का, अर्थात 2 गुना। जैसे जो वहाँ पे माप तौल के लिए जो बाट मिला था खुदाई के दौरान, तो वो बाट था इकाई में 1, 2, 4, 8, 16 और 32 और 64। अब बताइए इसमें कितने गुणक है? 1 का 2 गुना है, 2 हुआ, 2 का 2 गुना 4 हुआ, 4 का 2 गुना 8 हुआ, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 का 2 गुना 64। तो बताइए उसके गुणक का व्यवहार करते थे किस गुणक कितने का? 2 के गुणक का व्यवहार हमेशा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 का। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन और तांबे को मिला करके कांसा बनाने की कला से परिचित थे, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? कांस्य युग की सभ्यता को के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाओ। लिखा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या सिंधु नदी के किनारे, सतलज के, सिंधु के, रावी या ब्यास? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? स्नानागार तो वैसे बहुत सारे मिले, लेकिन विशाल सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? सबसे विशाल मतलब सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दिया है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। बात करते हैं अगला प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 7 का। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1780 में, 1782, 1784 या 1786 में? तो इसका सही जवाब होगा 1784 में ही कलकत्ता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? उत्तरी सीमा पूछ रहा है बच्चे, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर और दक्षिणी सीमा था दायमाबाद। क्या था? दायमाबाद। पश्चिमी सीमा था सुतकांगेडोर।
तो बताओ उत्तरी सीमा क्या था? उत्तरी था मांडा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या मांडा दिया हुआ है या नहीं दिया है। तो देखिए मांडा दिया है ऑप्शन सी। दायमाबाद दिया हुआ है पश्चिमी सीमा, आलमगीरपुर दिया हुआ है पूर्वी सीमा, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कह दिया इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, आपको पता होता तो जरूर मारते। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? मांडा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? फूड को जो है स्वीट करने के लिए, उनकी बहुत मिठास करने के लिए उसको क्या करते थे भाई? चीनी का प्रयोग करते थे कि गुड़ का या फिर शहद का, या इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग लगाओ, उस समय टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था, वो लोग चीनी कहाँ से बनाएगा? हैं, गन्ना बोता था कि नहीं बोता था? तो गुड़ कहाँ से निकाल के प्रयोग करेगा? सिंपल सा नेचुरल चीज आता था, क्या? शहद। मधुमक्खियों से वे लोग शहद प्राप्त करते थे, छत्ते से, और भोजन को मीठा बनाने में किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 9 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया से वे लोग व्यापार करते थे ना, तो वहीं से नीला लाजवर्द मणि जो है प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? सोना कच्चे माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? गोल्ड को ईरान से, दक्षिण भारत से, राजस्थान या कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चे माल के रूप में सोना को प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, कहता है 1938 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जॉन, जॉन मार्शल या व्हीलर को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न कहता है मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग किया सर्वाधिक हुआ था? मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा अगर किसी लिपि का प्रयोग हुआ तो वो था ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया किस समय में? मौर्य के समय में, मौर्य काल में। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कब से? 13वें शिलालेख से। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन कहता है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? क्या रुद्रदामा लिखा है, स्कंदगुप्त, विजय सेन या फिर खारवेल? तो इसका सही जवाब होगा खारवेल। राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल जो है कलिंग के यानी उड़ीसा के जो कौन थे? राजा थे। ठीक है, तो राजा खारवेल जो है इसी से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? पाटलिपुत्र की ये मगध की राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले राजगीर थी। और राजगीर जो है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों ओर तो था, लेकिन कितने पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। क्या? राजगीर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर उदयन ने? कहीं कहीं उदयन लिखा रहता है, कहीं कहीं उदयन लिखा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उदयन ने। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है इंडिका के रचयिता कौन थे? इंडिका के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ? क्या विशाखदत्त, विष्णुगुप्त, विष्णुवर्मन शर्मा या मेगास्थनीज? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 19 में चलते हैं। सारनाथ, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? तो इसका सही जवाब होगा अशोक। मौर्य लिखाने के मौर्य वंश के थे, इसलिए क्या होगा? अशोक ने बनवाया था सारनाथ का स्तंभ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है समझिए। 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त, यह तो सवाल ही बता दिया,
कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त थे। लेकिन इसका वध जो है वो किसने किया था? मौर्य वंश का खात्मा किसने किया? अर्थात उनके अंतिम राजा को किसने मारा था? ऑप्शन ए रुद्रदामा, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 21 में देखते हैं। सवाल है महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा, लुम्बिनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में, 1708, 1708। तो यहाँ पे सिमिलरिटी है 1708 और 1708। ठीक है ना, मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे टाइपिंग में, जो भी होगा, बट हमारा आंसर सही होगा कौन सा? ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न 23 देखते हैं, क्या कहता है कि दीपवंश महावंश ग्रंथ जो है, जो बौद्ध धर्म का क्या है? ग्रंथ है। ठीक, इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है ये किस देश से संबंधित है? क्या वो नेपाल से संबंधित है, चीन से, भारत से, श्रीलंका से? क्योंकि चारों देश जो है बौद्ध धर्म, इन चारों देशों में बौद्ध धर्म पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका से संबंध है दीपवंश और महावंश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? अर्थात किस ग्रंथ को पढ़ेंगे जिसमें हमें उनकी शिक्षाओं का की जानकारी हो जाएगी? तो उसका सही जवाब होगा सूत पिटक। सूत पिटक का अध्ययन कर लीजिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो भी था, उन्होंने जो भी उन्होंने शिक्षा दे के गए थे या दिए थे अपने शिष्यों को, उन सभी शिक्षाओं का आप ग्रहण कर सकते हैं। किस पिटक में? सूत पिटक में। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो 25 में कहता है अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु होता है 1605 में, क्योंकि इसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चलता है, ईस्वी तक चलता है। तो उनकी मृत्यु कब हुई? 1605 में। अगला प्रश्न 26 कहता है महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? क्या वो सारनाथ था, बोधगया, श्रावस्ती या लुम्बिनी? ठीक है ना, तो उन्होंने सबसे अधिक जो है उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा जो है क्या दिया? उपदेश दिए। अगला प्रश्न है 27, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? अवध अयोध्या है ना, किस राज्य में होगा? सबको पता है, उत्तर प्रदेश। इसमें है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ लोग तो एक टिक मार रहे होंगे, लेकिन ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है रुपए। क्या जवाब है इसका? रुपए, ऑप्शन सी। अकबर द्वारा जो जारी किया गया चांदी का सिक्का था उसे रुपए के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? आईने अकबरी में, आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? मनसबदारी कौन थे? कहीं ना कहीं सिपाही थे। तो साइड सी बात है, ऑप्शन बी होगा सिपह ए आबादी में। इसका वर्णन यहाँ किस भाग की बात कर रहा है? तो भाग 2। कितना में? भाग 2 में इसका वर्णन किया गया। भाग 2 को क्या कहा जाता है? सिपह ए आबादी। क्या कहा जाता है? सिपह ए आबादी कहा जाता है। आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया था? आईने अकबरी को कुल 5 भागों में बांटा गया था। दूसरे भाग में है ना मनसबदार का उल्लेख किया गया है सिपह ए आबादी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है समझिए। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक, स्थापना से लेकर के पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? पुर्तगालियों से चलता रहा, कालीकट से चलता रहा, बहमनी राज्य से चलता रहा या फिर पांड्यों से? तो इसका सही जवाब होगा बहमनी राज्य से। देखिए ये था, ठीक है ना, आपका दक्षिण का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा, जिसके अगर बात करें दक्षिणी हिस्से में विजयनगर साम्राज्य और उत्तरी हिस्से में बहमनी साम्राज्य, और बीच में एक स्थान था रायचूर दोराब। इसको लेकर के हमेशा संघर्ष चलता था। किसके साथ? विजयनगर का चलता था हमेशा बहमनी साम्राज्य के साथ। किसको लेकर के? इसको लेकर के रायचूर द्वाब को लेकर के। द्वाब जो होता है दो नदियों के बीच की भूमि होती है, वो जमीन जो होता है, वो जो भूमि होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 क्या कहता है।
कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया? भुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, रामराय ने या देवराय द्वितीय ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय ने। 32 प्रश्न की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विजयनगर, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? विजयनगर को। विजय का शहर किसे कहा जाता है? विजयनगर को कहा जाता है। 33 क्वेश्चन क्या कहता है? विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? पंपा देवी, माया देवी, लक्ष्मी देवी या भानुमति? तो अगर आप पढ़े हैं तो आपको आंसर जरूर पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंपा देवी। 34 में कहता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है वो ऑप्शन ए होगा, तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर? तंजावुर। बस ध्यान रखेंगे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। अगला प्रश्न, अकबर का शासनकाल क्या था? आगे अभी मैंने बताया था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि 1556 से लेके 1605 तक इसका क्या था? शासनकाल था। 36 प्रश्न में चलते हैं अगर, तो लिखा है तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो तीर्थ यात्रा को और जजिया कर को, दोनों कर को समाप्त किया था किसने? अकबर ने। ठीक है, किसने समाप्त किया था? अकबर ने। किसके प्रभाव में आकर के? जोधाबाई के प्रभाव में आकर के उन्होंने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 37 क्या कहता है? बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल बादशाह ने, किस मुगल शासक ने किया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न 38 चांदनी चौक जो कहाँ है? दिल्ली में, का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? वाह, मुगलों के महिलाओं ने तो चांदनी चौक का डिजाइन किया। तो बता दो मुगल महिला कौन थी? क्या वो गुलबदन बेगम थी या फिर वो रोशन आरा थी या जहां आरा या मुमताज महल? तो बता दो डिजाइन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहां आरा ने ही चांदनी चौक का डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात करें तो मिलता है ऑप्शन बी, लिच्छवी में। ठीक है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किस महाजनपद में मिलती है? लिच्छवी में मिलता है। और प्रश्न 40 अंतिम प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि बुद्ध की मानव आकार की मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? पहली बार मानव आकार की जो मूर्ति थी बुद्ध की, वो किस कला में बनाई गई? क्या वो मथुरा कला था, मौर्य कला, गंधार कला या फिर गुप्त कला? तो इसका सही जवाब होगा बच्चे ऑप्शन ए, मथुरा कला में बुद्ध का जो है मानव आकार की मूर्ति पहली बार बनाई गई थी। ठीक है, तो आपका जो सेट 3 है, आपका जो सेट 3 है ये आज हो गया पूरी तरह से कंप्लीट, यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 क्या हो गया? पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब बस 5 सेट, इसके बाद 2 सेट और मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब 5 सेट आपको पढ़ के जाना है और अधिकांश प्रश्न जो इसी से आ जाएगा बच्चे, तो कम से कम आप इसको बढ़िया तरीके से क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और समझ लेंगे। और जो बच्चे आपके गांव घर में जो दोस्त हैं जो क्लास नहीं कर सके हैं, किसी तरह से किसी कारणवश वो क्लास नहीं किए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए सही से कम ऐसे बच्चों के पास इस वीडियो को जो है सो सेंड कीजिए ताकि घर बैठे वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट स्टेज के साथ। ठीक है ना, तब तक मन लगा के पढ़ते रहो और एग्जाम की तैयारी करते रहो।